Hi guys, welcome to this session and this is a level 2 session. So ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश पढ़ चुके हैं इन द सेंस जिनको बेसिक इंग्लिश की जानकारी है, जो इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने अपना स्कूलिंग किया है और जिनको एग्ज़ाम में कट ऑफ्स का दिक्कत नहीं है लेकिन ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं. सो उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. लेट मी गो अहेड एंड लेट मी स्टार्ट विद दिस फर्स्ट हेडलाइन. देखो, दिस आर्टिकल हैज़ बिन रिटन बाय बरखा दत्त. मैंने आपको बताया कि बरखा दत्त कौन है, और ये जो टेलीविज़न न्यूज़ में जो रोज़ गिरावट आ रही है, जो उसके क्वालिटी में रोज़ गिरावट आ रही है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है. क्रॉनिकलिंग द ट्रैजिक डेथ ऑफ टेलीविज़न न्यूज़. ट्रैजिक डेथ तो आपको समझ में आ गया. क्रॉनिकलिंग, इसका मतलब क्या होता है? क्रॉनिकल, देखो, किसी को भी किसी भी चीज़ को घटना बाई घटना नंबर 1, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3, जब उसका रिकॉर्ड बनाते हैं हम इस तरीके का, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिकल. आपने सुना होगा बीएससी, ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए जाना जाता है. तो बीएससी का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल. और क्रॉनिकल का मतलब, जैसे इसके मैगजीन का भी नाम है बीएससी, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल. तो किसी भी चीज़ को, बहुत सारे इवेंट्स को, जब इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3, इवेंट नंबर 4, इस तरीके करके आप रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिकल. तो टेलीविज़न न्यूज़ का जो ट्रैजिक डेथ हो रहा है, इसी को राइटर इस आर्टिकल में क्या कर रही है? क्रॉनिकल कर रही है. ऑलराइट, जरा सा देखो कि ये क्यों लिखी है. Nothing has as dramatically underscored the death of journalism as the coverage of Sushant's death. Those who are watching it are enablers. जरा देखो कि लाइन कैसे लिखा गया है. किसी चीज ने नहीं, नथिंग हैज मतलब किसी चीज ने नहीं. किसी भी चीज़ ने नहीं जर्नलिज्म के डेथ को इतना नाटकीय तरीके से अंडरस्कोर किया है, मतलब इतना नाटकीय तरीके से उभार के ले आया है, जितना कि ये जो सुशांत की मौत का कवरेज हो रहा है इस चीज़ ने. सब लोग बोलते हैं ना, टीवी न्यूज़ का क्वालिटी दिन पे दिन गिरते जा रहा है, टीवी न्यूज़ जो है वो दिन पे दिन मर रहा है, ठीक है ना. तो इस राइटर ने क्या कहा है कि सुशांत की मौत के कवरेज ने जितने नाटकीय तरीके से जर्नलिज्म के डेथ को हाईलाइट किया है, उतना किसी ने नहीं किया है. ज़रा देखो कि लाइन लिखा कैसे गया है. नथिंग हैज़ एज ड्रामेटिकली अंडरस्कोर्ड द डेथ ऑफ जर्नलिज्म एज द कवरेज ऑफ सुशांत डेथ. दोज हु आर वॉचिंग इट, जो लोग इसको देख रहे हैं वो इनेबलर्स हैं, मतलब उन लोगों ने इस चीज़ को इनेबल किया है, इस चीज़ को होने दिया है. सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी रीड 2 paragraphs ऑफ दिस आर्टिकल एंड लेट अस सी दैट what the writer is trying to see. See, this word has been used again, ironic और ironically, ठीक है ना. तो आयरनी क्या होता है? आयरनी का मतलब होता ही है विडंबना. और अगर आप बोलेंगे विडंबना क्या होता है, तो जब दो ऑपोजिट चीज एक ही साथ हो, तो देखो उसी को हम लोग बोलते हैं विडंबना, ठीक है ना. Ironically, this year has reminded me of both. इस साल ने मुझे दोनों चीज का रिमाइंड कराया है. Why I became a journalist and why I sometimes think of dumping this profession and moving on to other things. कि ये साल देखो इसके लिए आयरॉनिकल क्यों है, क्यों इसने आयरॉनिकली लिखा, कि इस साल ने इनको रिमाइंड करवाया, इनको याद दिलाया है दोनों चीज़ें, कि क्यों ये मैं एक जर्नलिस्ट बनी और क्यों मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इस प्रोफेशन को डंप कर दूँ, छोड़ दूँ और दूसरी चीज़ों पे लग जाऊँ, दूसरी चीज़ों को करूँ. इसको क्या लिखा गया है? मूविंग ऑन टू अदर थिंग्स.
ठीक है ना। अब देखो, आपको समझ में आ गया कि आयरॉनिकली क्यों लगाया गया है। देखो, एक तो क्यों मैं जर्नलिस्ट बनी और क्यों मैं इसी को छोड़ना चाहती हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ, तो इसको बोलते हैं आयरनी। इफ़ दैट साउंड्स कन्फ्यूजिंग लेट मी एक्सप्लेन, अगर आपको ये कन्फ्यूजिंग साउंड करता है तो लेट मी एक्सप्लेन। आई स्पेंट क्लोज टू 4 months ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, देखो अक्रॉस इंडिया आ गया, फ्रॉम लद्दाख टू केरला रिपोर्टिंग ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक। बोली कि मैंने 4 महीने के करीब मैं ट्रैवल करते हुए इंडिया में स्पेंड किया, हालांकि ये इंडियन ही हैं, लद्दाख से केरला तक कोविड-19 पैंडेमिक पे रिपोर्ट करते हुए इट्स ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है ना। और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस, ह्यूमैनिटेरियन नतीजे क्या रहे हैं इसके, और इकोनॉमिक आर्थिक नतीजे क्या रहे हैं। इट्स मेडिकल रैमिफिकेशंस, लुक एट दिस वर्ड रैमिफिकेशन, आई होप कि आपको ये वर्ड याद रहेगा, रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन का भी यही मतलब है कि मेडिकल परिणाम, ठीक है ना। रैमिफिकेशन, किसी चीज़ का रैमिफिकेशन मतलब वो कैसे उभर कर सामने आएगा, क्या इसका इफेक्ट रहेगा, क्या इसके परिणाम रहेंगे, ठीक है ना। तो देखो बिल्कुल कंसेक्वेंसेज की तरह ही ये वर्ड है रैमिफिकेशन, ठीक है ना। एंड इट्स रिजल्टेंट सोशल एंड साइकोलॉजिकल चर्न, देख रहे हो आप, ये वर्ड आपको याद आया, दिमाग में घंटी बजी, तो गो अहेड एंड राइट ए यस। कहता है, ये राइटर क्या कह रही हैं कि मैं कोविड-19 पैंडेमिक को रिपोर्ट करते हुए, और क्या रिपोर्ट करते हुए, इसका ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक नतीजे, इसके मेडिकल नतीजे, मेडिकल रैमिफिकेशंस, और इसका जो रिजल्टेंट सोशल और साइकोलॉजिकल चर्न होगा। चर्न का मतलब मैंने बताया था, उथल पुथल जो होगी इससे, वो चीज़। वैसे तो इसका मतलब महना था, जैसे मट्ठा और लस्सी महते हैं, लेकिन यहाँ पे चर्न का मतलब जो उथल पुथल होगा। ऑन दिस 24,000 किलोमीटर जर्नी ऑन द ग्राउंड एज एन ओल्ड फैशन रिपोर्टर, एक ओल्ड फैशन रिपोर्टर के रूप में, समटाइम्स विदाउट फूड और ए प्लेस टू स्टे, कभी कभी बिना भोजन और किसी रहने की जगह के, आई रीलिव्ड द पैशन एंड हंगर, मैंने उस पैशन और हंगर को फिर से जिया, दैट फर्स्ट ड्रीव मी टू दिस जॉब, जिसने मुझे पहले इस जॉब की तरफ खींचा था, आज से करीब 20 साल पहले। ऑलराइट, so that was the first paragraph. I am not going to discuss rest of the paragraphs. If the TV news has hit a new low, let it be. India's clear signal to China. इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है. Let us look at the line below it. Beijing has to decide. Beijing को decide करना है. If it wants to rescue or ruin the relationship. कि क्या यह नई दिल्ली के साथ जो अपना रिलेशनशिप है उसको रेस्क्यू करना चाहता है, बचाना चाहता है, या फिर बर्बाद करना चाहता है। सो today we are going to discuss this article. Today we are going to this article, and today we are not going on the business page. I will stay focused, miss. I will remain here on this editorial page only. Now today is Teachers Day. Let me. And this is an article penned by, look at this man, Ramesh Pokhriyal Nishank. रमेश पोखरियाल निशंक कौन है ये हैं हमारे HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनको हम लोग आम भाषा में एजुकेशन मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। इन्होंने लिखा है इस चीज़ के ऊपर, ज़रा देखते हैं कि क्या लिखते हैं ये। अ ब्लूप्रिंट फॉर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, ब्लूप्रिंट का पता ही है आपको, मतलब रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के लिए एक ब्लूप्रिंट। अब देखते हैं कि ये क्या कहते हैं अपने आर्टिकल में। ऑन टीचर्स डे आई वुड लाइक टू शेयर अ शॉर्ट एक्सर्प्ट, देखो ये वर्ड आ गया आपको, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था किसी भी रिटन चीज़ का या इंटरव्यू का एक छोटा पार्ट, उसी को हम लोग एक्सर्प्ट कहते हैं। जैसे ओके, on Teachers Day I would like to share a short excerpt from India's second president Sarvepalli Radhakrishnan's speech at a reception at the Royal Commonwealth Society London in June 1963। एक रिसेप्शन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने एक स्पीच दिया था, उसी का एक्सर्प्ट ये पेश कर रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। The words still resonate
with me and motivate me to work for India's progress। जो उनके शब्द थे आज भी गूंजते हैं, आज भी उपस्थित है, आज भी रेजोनेट करते हैं, मतलब आज भी वाइब्रेट करते हैं मेरे साथ, आज भी मेरे साथ गूंजते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं किस चीज़ के लिए, इंडिया के प्रोग्रेस के लिए काम करने के लिए। ये जो रेजोनेट वर्ड है, रेजोनेट वर्ड है, साइंस में पढ़ना है, जिन लोगों ने भी इंटर किया है साइंस में, आपको बताइए कि आपको किस चैप्टर में पढ़ना है। ये वेव्स में पढ़ना है, ठीक है ना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस। ही सेड मतलब हु सेड, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेड, आई एन ऑर्डिनरी कॉमनर, ऑर्डिनरी कॉमनर मतलब ऑर्डिनरी कॉमन मैन, स्टार्टेड एज अ टीचर, एक टीचर के रूप में स्टार्ट किया, एंड वर्कड ऑलमोस्ट द होल ऑफ माई लाइफ एज ए टीचर, और करीब करीब अपनी पूरी ज़िंदगी ही एक टीचर के रूप में काम किया। That I should have been elected vice president and president of my country shows how democratic our constitution is and how it has given opportunities to all the people, not merely to the political workers, to rise into some prominence and serve the country to the best of their ability। क्या बोला डॉक्टर साहब ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने, कि that I should have been elected वाइस प्रेसिडेंट, कि मैं अपने देश में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाना चाहिए, मुझे किया जाना चाहिए। देखो, मुझे इलेक्ट किया गया उसी चीज़ को थोड़ा, ये बड़े लोग थे, ये लोग थोड़ा घुमाकर थोड़ा सा उसको ऐसे लिखते थे, दैट आई शुड हैव बीन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, मुझे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता। और प्रेसिडेंट मेरे कंट्री का, यह क्या दिखाता है कि कितना डेमोक्रेटिक हमारा संविधान है और कैसे, हाउ इट हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटीज, कैसे इसने अपॉर्चुनिटीज़ दिया है सारे लोगों को, सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स को नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स को नहीं को देखो कैसे लिखा है, नॉट मेयरली टू पॉलिटिकल वर्कर्स, मतलब सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स को नहीं, और किस चीज़ के लिए मौका दिया है, टू राइज इनटू सम प्रोमिनेंस, मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंस में, कुछ तो प्रोमिनेंट जैसे देखा था ना आपने। तो इस देश का जो सरकार है, इस देश की जो संविधान है, ये क्या कह रही है कि ये सबको राइज करने का मौका देता है किसी प्रोमिनेंस में, मतलब सबको बड़ा बनने का मौका देता है और सबको कंट्री को सर्व करने का मौका देता है, जितनी उनकी क्षमताएं हैं उसका बेस्ट में, बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज, मतलब अपनी क्षमताओं के सबसे अच्छे उपयोग। तो ये एक चीज़ हो गया। नीचे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कोविड-19 एंड द स्पाइक इन द चाइल्ड मैरिजेज, कोविड-19 एंड द स्पाइक इन द चाइल्ड मैरिजेज। ये जो राइटर हैं नमिता भंडारी, ये कह रही हैं कि कोविड-19 की वजह से चाइल्ड मैरिजेज में क्या हो गया है, थोड़ा इंक्रीमेंट आ गया है, ठीक है ना। सो व्हाट वी विल डू, ओके, बरखा दत्त के उसमें हमने ये भी देखा, बोल्ड में लिखा हुआ, सो वी विल गो अहेड एंड वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। वी आर नाउ स्पेंडिंग आवर्स ऑफ एयर टाइम, आवर्स ऑफ एयर टाइम मतलब वह टाइम जो न्यूज़ या बाकी चैनल्स लाइव रहते हैं जब, वी आर नाउ स्पेंडिंग आवर्स ऑफ एयर टाइम ऑन पीपल्स प्राइवेट लाइफ्स, ठीक है, ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप वूज एंड द सपोज्ड फ्रिक्शन बिटवीन गर्लफ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, मतलब अभी सुशांत के गर्लफ्रेंड और उसके परिवार के बीच में जिस तरीके का फ्रिक्शन का बात किया जा रहा है और रिलेशनशिप का वूज, ब्रेकअप्स, ये सारी बातें की जा रही है, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट मी गो अहेड एंड लेट मी रीड दिस आर्टिकल फॉर यू विच, ये एक जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है। तो हम इसमें कुछ तो देखेंगे कि क्या हुआ है और कुछ अपना इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। Let us look at this. Over the past week, there have been both a series of developments in Eastern Ladakh and a series of statements from India's top decision makers. बोलता है कि इस पूरे पिछले हफ्ते में, over the past week का मतलब पूरे पिछले हफ्ते में बहुत सीरीज़ ऑफ डेवलपमेंट्स हुआ है, कहाँ, ईस्टर्न लद्दाख में, और सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स आए हैं इंडिया के टॉप डिसीजन मेकर्स से, मतलब कि इंडिया के जो टॉप लोग हैं, जैसे आर्मी चीफ हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, अपने डिफेंस मिनिस्टर हो गए। इंडिया हैज़ प्री एम्प्टेड अ पॉसिबल चाइनीज इंट्रूजन,
प्री एम्प्टेड, मैंने आपको बताया था किसी चीज़ को होने से पहले ही उसको रोक देना, प्री एम्प्ट कर देना। तो चाइनीज़ क्या कर रहे थे, एक इंट्रूजन करने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया ने पहले ही उसको प्री एम्प्ट कर दिया, पहले ही खाली कर दिया। एंड पोजिशन फोर्सेज एट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और देखो यहाँ डिप्लॉयड के लिए क्या लगा दिया, पोजिशनड, और अपने फोर्सेस को कहाँ पोजीशन कर दिया, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो एट लिखा है, ऑन नहीं लिखा है, आप इस बात को गौर देंगे। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सेड दैट द मिलिट्री ऑप्शन वाज ऑन द टेबल, मतलब कि मिलिट्री ऑप्शन भी अवेलेबल है हम लोग के पास, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एनीथिंग विच इज़ ऑन द टेबल, मतलब कि उस पर विचार किया जा रहा है, उस पर भी विचार किया जा सकता है। एंड मोर रिसेंटली हैज़ हाईलाइटेड द थ्रेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन फ्रॉम बोथ चाइना एंड पाकिस्तान, और अभी रिसेंटली उन्होंने ये भी कहा है कि थ्रेट दोनों तरफ से हो सकता है, पाकिस्तान और चाइना दोनों ही तरफ से कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो सकता है, इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया है। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ एम्फसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग अ रेजोल्यूशन इन द डोमेन ऑफ डिप्लोमेसी, मतलब डिप्लोमेसी के फील्ड में ही, डिप्लोमेसी के क्षेत्र में ही, डोमेन भाई आपने पढ़ा है ना, डोमेन और रेंज फंक्शंस में, ठीक है ना। तो डिप्लोमेसी के क्षेत्र में ही ये बोल रहे हैं क्या, कि कोई रेजोल्यूशन खोजा जाना चाहिए। जिस तरीके से सीडीएस ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कह दिया कि मिलिट्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी के डोमेन में ही इसका रेजोल्यूशन खोज लिया जाए, यही बढ़िया है। अनपैकिंग दिस इवेंट्स एंड स्टेटमेंट्स प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स इनटू हाउ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू अप्रोच द चाइनीज़ अग्रेशन, मतलब इन घटनाक्रमों को, इवेंट्स को और स्टेटमेंट्स को अगर परत दर परत खोल के देखा जाए, अनपैक किया जाए, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, एक झलक प्रोवाइड करता है कि अब इंडिया ने कैसे डिसाइड किया है चाइनीज अग्रेशन को अप्रोच करने का। फॉर वन, मतलब जो सबसे पहली बात किया जाए, देयर इज क्लैरिटी दैट द चाइनीज हैव फ्लाउटेड बॉर्डर एग्रीमेंट्स, इस बार एकदम क्लैरिटी है इंडिया के माइंड में कि चाइनीज ने ही बॉर्डर एग्रीमेंट को फ्लाउट किया है, इंट्रूडेड इनटू इंडियन टेरिटरी में इंट्रूड किया है, एंड द ओनस रेस्ट ऑन देम टू बोथ डिसएंगेज एंड डीएस्केलेट। ओनस, ये वर्ड आ गया फिर से, घंटी बजाया दिमाग में, अगर ओनस ने घंटी बजाया तो ओनस लिखो और यस लिखो, और अगर नहीं बजाया मेरी बात सुनो। मैंने आपको बताया था कि इस वर्ड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। नाउ द ओनस इज ऑन द प्राइम मिनिस्टर, या नाउ द ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट, तो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन देम। और देखो हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ओनस लाइज ऑन, ओनस के साथ हमेशा ऑन लगता है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ रेस्ट करता है, किसके ऊपर जिम्मेवारी है, चाइना के ऊपर। किस चीज़ के लिए, बोथ डिसएंगेज करो मतलब ये जो एंगेजमेंट कर रहे हो, इधर उधर से लड़ने झगड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसको डिसएंगेज करो, और डीएस्केलेट करो, ये जो टेंशन हो गया इसको भी कम करो। एंड इंडिया विल रेजिस्ट द इनकर्सन, और इस तरह के जो तुम घुसपैठ की कोशिश करते रहोगे, इनकर्सन की कोशिश करते रहोगे, लुक एट दिस वर्ड, इंडिया उसको हमेशा रेजिस्ट करता रहेगा। टू, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, टू, देयर इज अ रिकग्निशन that China's behavior is not just India specific but in line with its pattern of aggression elsewhere। देखो जरा इस लाइन को गौर करना। टू, देयर इज ए रिकग्निशन, इस बात को अब पहचान मिल रही है, इस बात को अब बल मिल रहा है, इस बात को लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि चाइना का जो ये बिहेवियर है, ये सिर्फ इंडिया को ही लेकर नहीं है, इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये किस लाइन पे है, ये उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे इसका बाकी जगह एग्रेशन होता है। एंड दिस इज बिकॉज, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजिंग सीज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द रूल्स ऑफ द गेम इवन एज द वर्ल्ड स्ट्रगल्स विद द पैंडेमिक। मतलब जबकि ये वर्ल्ड दुनिया पैंडेमिक से त्रस्त है और उसके साथ स्ट्रगल कर रही है, बीजिंग को इसी में एक मौका दिखाई दे रहा है, सीज एन अपॉर्चुनिटी, कि वो गेम्स के रूल बदल दें। और पैंडेमिक के बारे में क्या लिख रहा है, दैट बिगैन इन चाइना,
ठीक है ना, कि एक तरफ तो दुनिया क्या कर रही है, इस पैंडेमिक से उलझ रही है, और यूनाइटेड स्टेट्स किस चीज़ में डिस्ट्रैक्टेड है, किस चीज़ में उसका ध्यान भंग है, उसके डोमेस्टिक इलेक्शंस में। और इन दोनों चीज़ को लेकर चाइना सोच रहा है कि ये एक मौका आ गया है। The corollary of this is that when the geopolitical situation changes and international opinion continues to build against it, China may be forced to review its approach. Corollary, कोई बात जब किसी चीज़ को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोलरी, ठीक है ना। जैसे आपने अपने उसमें क्या पढ़ा है, थ्योरम्स पढ़ा है ना, एक्सियम्स, मैथ्स में एक्सियम्स ऐसी चीज़ें जिनको प्रूव ना किया जा सके, जिनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और थ्योरम्स ऐसी चीज़ें जिनको एक्सियम्स के हेल्प से प्रूव करते हैं। इसी तरह आप देखोगे कि एक चीज़ होता है कोरोलरी। क्या? कोरोलरी। कोरोलरी ये चीज़, किसी बात का जो तर्क हो, किसी बात का जो सपोर्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोलरी, ठीक है ना। तो इतना तो आपने देख लिया, कोरोलरी का मतलब देखिए और जाके लिखिए कमेंट बॉक्स में। China may be forced to review its approach. Okay. 3. While there is a sense that China will be India's most critical longer-term challenge, in the immediate context, countering it will require a host of strategies. देखो, तीसरा क्या कह रहा है कि जबकि ये सेंस है, लोगों में ये सेंस है कि चाइना जो है इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्गर टर्म, दूर तक अगर भविष्य की बात करें, दूर भविष्य की बात करें, तो चाइना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया का चैलेंज रहेगा। लेकिन अगर इमीडिएट कंटेक्स्ट में बात करें, अभी हाल के कंटेक्स्ट में, संदर्भ में बात करें, तो क्या कहता है कि काउंटरिंग इट, इसको काउंटर करना क्या रिक्वायर करेगा, अ होस्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज। लुक एट दिस वर्ड, अ होस्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रैटेजीज, अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज को कैसे लिखा गया है, अ होस्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज। आप देख रहे हो होस्ट को किस तरह इस्तेमाल किया गया है, अ होस्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज का मतलब अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो अभी हाल के संदर्भ में अगर बात करें तो चाइना को काउंटर करने के लिए नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज चाहिए। देखो, एंश्योरिंग इफेक्टिव मिलिट्री मोबिलाइजेशन टू सेंड अ मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ। प्रभावशाली मिलिट्री मोबिलाइजेशन करो, मतलब मिलिट्री उस एरिया में भेज रहे हैं और मिलिट्री में एक्टिविटी बढ़ा दिए हैं, किस चीज़ के लिए, मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ को सेंड करने के लिए। और देखो, इन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक कॉस्ट टू सेंड अ सिग्नल दैट इंटायर रिलेशनशिप इज इन जेपर्डी। इन्फ्लिक्टिंग, जब किसी पे भी हम इन्फ्लिक्टिंग डैमेज, जब किसी पे भी इन्फ्लिक्ट, जब हम किसी पे भी डैमेज ढा देते हैं, ठीक है ना, जब हम कहर ढा देते हैं तो उस पर हम लोग इन्फ्लिक्ट करते हैं वो चीज़, ठीक है ना। आप ये वर्ड मैंने आपको बताया है, इन्फ्लिक्ट, हेवी, द एनिमी इन्फ्लिक्टेड हेवी डैमेज ऑन द किंगडम, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक कॉस्ट इन्फ्लिक्ट करेंगे, उन पर इकोनॉमिक कॉस्ट मारेंगे, उन पे इकोनॉमिक कॉस्ट बरपा देंगे। किस चीज़ के लिए, एक सिग्नल भेजने के लिए कि ये जो हमारा पूरा रिलेशनशिप है यही खतरे में है, तुम्हारा और हमारा जो रिलेशनशिप है पूरा का पूरा ही खतरे में है। और क्या करेंगे, और क्या स्ट्रैटेजी है, सीमेंटिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स इंडिया सीमेंट करेगा, मजबूत करेगा, किस चीज़ के लिए, टू बिल्ड प्रेशर एंड परसुइंग बायलैटरल डायलॉग टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। और देखो, परसू भी करते रहेंगे, मतलब एक और चीज़ करते रहेंगे इसी के साथ साथ, जैसे आप ग्रेजुएशन परसू करते हैं उसी तरह एक और चीज़ परसू करते रहेंगे, बायलैटरल डायलॉग, द्विपक्षीय वार्ता करते रहेंगे इसका एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। अब देखो इधर और क्या लिखा है, ओके, द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आर इन लाइन विद दिस ब्रॉड अप्रोच। ये मोटा मोटी जो अप्रोच हम लोगों ने देखा, जो लेटेस्ट हमारे जो डेवलपमेंट्स हैं, ये जो लेटेस्ट घटनाक्रम हुए हैं, इसी लाइन में है, ये जो हमारा नज़रिया है इसी लाइन में है। इंडिया हैज़ मेड टैक्टिकल मिलिट्री एडवांसेज। इंडिया ने टैक्टिकल रूप से मिलिट्री एडवांसेस किया है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एकदम मिलिट्री कहीं भी बढ़ा दिए, जो रणनीति के हिसाब से इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट हो सकता है वो किया है, तो इसी को बोलते हैं टैक्टिकल मिलिट्री एडवांसेस। अच्छा, मान लो मेरी किसी से दुश्मनी है और मुझे बंदूक चलाना नहीं आता, लेकिन मैं एक गन लेके घूम रहा हूँ,
मुझे बंदूक चलाना आता नहीं है, लेकिन वो आदमी जिससे मेरी दुश्मनी है वो सिर्फ बंदूक देख कर ही मेरे पास नहीं आएगा, उसे क्या पता मुझे चलानी आती है कि नहीं आती। तो ये हुआ एक टैक्टिक्स, ठीक है ना, ये हुआ एक टैक्टिकल मूव। तो इसी तरह इंडिया ने टैक्टिकल मिलिट्री एडवांसेज किया है विच सेंड्स अ मैसेज ऑफ मिलिट्री डिटर्मिनेशन, जिससे इंडिया ने बता दिया है कि हमारा मिलिट्री डिटरमाइंड है, प्रतिबद्ध है, मिलिटरली हम प्रतिबद्ध हैं। समझ गए ना। इट हैज़ कंटिन्यूड बैनिंग चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना इसने कंटिन्यू किया हुआ है। एंड हुआई कैन वेल राइट ऑफ इट्स 5G प्रॉस्पेक्ट्स इन द इंडियन मार्केट। अभी देखो 4G तक तो आप देख ही रहे हो, 5G पे पूरे इंडियन मार्केट में बहुत काम कर रहा है, एंड वेरी सून वी आर प्लानिंग टू स्विच टू 5G। इस 5G पे जब स्विच करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया आप सोचो कि कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे काम होंगे, सारे टावर्स पे काम होगा, सारे नेटवर्क्स पे काम होगा, कितने सारे डिवाइसेस, कितने सारी ये सारी चीज़। अब कोई कंपनी तो वो करेगी, हुआई चाइना की एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, और इसने सोचा है कि इंडियन मार्केट में जब 5G का जो प्रॉस्पेक्ट्स है, मतलब 5G की जो संभावनाएं हैं, उससे मैं भी कुछ पैसे कमाऊंगा, बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा। तो यही क्या कह रहा है कि हुआई तो अब भूल ही जाए, हुआई कैन वेल राइट ऑफ मतलब उसको भूल ही जाए, खारिज ही समझ ले। किसी भी चीज़ को जब आप राइट ऑफ करते हो तो उसको ख़त्म कर देते हो। तो हुआई अब अपना जो 5G का संभावना था इसका इंडियन मार्केट में, उसको ख़त्म ही समझे। इट हैज़ रीइटरेटेड इट्स कमिटमेंट टू द क्वाड। इंडिया हैज़ रीइटरेटेड, फिर से दोहराया है कमिटमेंट अपना, जो इसका प्रतिबद्धता है किस चीज़ के ऊपर, क्वाड के ऊपर। अब क्वाड क्या है भाई, क्वाड्रिलेटरल सुना है ना, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो क्वाड एक 4 नेशन का ग्रुप है। कौन? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ओके, तो इंडिया ने इस क्वाड में फिर से अपना कमिटमेंट दिखाया है, मतलब बोला है कि हम तो क्वाड के मेंबर हैं ही और हमेशा क्वाड के साथ रहेंगे। द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द 2 कंट्रीज मेट इन मॉस्को ऑन फ्राइडे। ठीक है ना, 2 कंट्रीज मतलब चाइना और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर्स अभी मॉस्को में मिले। एंड मिस्टर जयशंकर हैज़ कन्फर्म्ड दैट ही विल मीट द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग वी इन मॉस्को नेक्स्ट वीक। और जयशंकर साहब ने ये बताया है कि ये तो फॉरेन मिनिस्टर से नेक्स्ट वीक मिलेंगे। द बॉल इज़ नाउ इन चाइनाज कोर्ट। बॉल अब किसके कोर्ट में है? चाइनाज कोर्ट में। इसी चीज़ को ऊपर क्या लिख दिया था देखो, द ओनस रेस्ट्स ऑन चाइना, है ना। और नीचे इसी चीज़ को क्या लिख दिया है, द बॉल इज़ इन चाइनीज़ कोर्ट, मतलब डिसीजन इनको लेना है, जिम्मेवारी अब इनके ऊपर है। इट नीड्स टू डिसाइड इफ़ इट वांट्स टू रेस्क्यू द रिलेशनशिप और रूइन इट। अब चाइना को ये डिसाइड करना है कि ये इस रिलेशनशिप को रेस्क्यू करना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं। सो गाइज, दैट वाज ऑल इन दिस सेशन। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन एंड you are benefiting from it. Thank you very much for watching the video. Keep enjoying and keep learning.